सहायक आचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज और इग्नू का काउंसलर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ्यक्रम पर जिस पर चर्चा होनी है BHDLA 138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि BHDLA 138 के अंतर्गत हिंदी साहित्य विविध विधाओं का पाठ्यक्रम व्यवस्थित है BA स्तर के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 12 इकाइयाँ हैं और इसे अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए कुल 12 इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है। 2 खंडों के अंतर्गत ये 12 इकाइयाँ व्यवस्थित हैं। खंड 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य विविध विधाओं में इकाई 1 है। 2, 3, 4, 5 इकाइयों और 6 इकाई को इसके अंतर्गत रखा गया है। इकाई 1 के अंतर्गत कहानी विधा को रखा गया है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात सम्मिलित है। इसी प्रकार व्यंग विधा को कहानी के बाद उसमें व्यंग विधा को व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। और हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग्यात्मक निबंध है वैष्णव की फिसलन, जो आपके पाठ्यक्रम में है। मोहन राकेश जी का एक एकांकी है बहुत बड़ा सवाल, वो आपके पाठ्यक्रम में है। महादेवी वर्मा जी का निबंध जीने की कला रखा गया है। इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध आत्मकथा उनकी आत्मकथा है जो जूठन नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इकाई 6 के अंतर्गत कविताओं को आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खंड 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य विविध विधाओं में मुख्यतः कहानी, व्यंग, एकांकी, निबंध, आत्मकथा और कविताएं, इतना कुछ आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। और अगर हम हिंदी साहित्य और विविध विधाओं में खंड 2 की बात करें तो खंड 2 के अंतर्गत डायरी विधा, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, जीवनी और संस्मरण, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आपके पाठ्यक्रम को कुछ इस तरह से रखा गया है कि विद्यार्थी इनमें अपनी रोचकता बनाए रखे, इन्हें पढ़े तो उसे लगे कि वो कहीं एक रास्ता का शिकार नहीं हो रहा है, और उत्तरोत्तर उसके ज्ञान को और विस्तृत करने के लिए हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी मेधा को और परिमार्जित करने के लिए इस पाठ्यक्रम को रखा गया है। हम देखते हैं कि 6 क्रेडिट के इस पाठ्यक्रम में कुल 12 इकाइयाँ हैं, जिन्हें 2 खंडों में विभाजित किया गया है। दोनों खंडों में 6-6 इकाइयाँ हैं। साहित्य की प्रत्येक विधा दूसरी विधाओं से भाषा, शिल्प, संरचना, विषय वस्तु के धरातल पर कुछ अलग और वैशिष्ट युक्त होती है, और ये उसकी जो वैशिष्टता है, जो इसका अंतर है, जो उसका एक दूसरे से भिन्नता है, वही उसकी उपयोगिता भी है और वही उसके आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। इसी आधार पर उस साहित्य रूप को एक स्वतंत्र विधा का स्थान भी प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ्यक्रम साहित्य की विविध विधाओं के विधागत वैशिष्ट और अन्य विधाओं से उसके अंतर को स्पष्ट करते हुए भाषिक प्रयोग की विशेषताओं को बताने का उपक्रम करता है। खंड 1 के अंतर्गत हमने जाना कि कहानी, व्यंग, एकांकी, निबंध, आत्मकथा और कविता की साहित्यिक एवं शिल्पगत विशेषताओं के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को आधार बनाकर कहानी के तत्वों की विवेचना की गई है, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कहानी के तत्वों के आधार पर एक कहानी का हम विश्लेषण कर सकते हैं, और कहानी में उसकी कथा वस्तु में क्या मौलिकता है, कहानी का उद्देश्य क्या है, उसकी भाषा पात्र अनुकूल है कि नहीं है, परिवेश, वातावरण और शिल्प उसका कैसा है, इस पर चर्चा की गई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी को आपके पाठ्यक्रम में इसी हेतु रखा गया है ताकि आप कहानी विधा से परिचित हो सकें, कहानी के उस शिल्प से अवगत हो सकें कि किस प्रकार एक कहानी आपको आपके साथ एक कहानी को लेकर चलती है और आप उससे जुड़ते हैं, और एक कहानी में किन किन बातों का होना आवश्यक है, ये बताने का प्रयत्न किया गया है। व्यंग्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए
विद्यार्थियों को व्यंग्य के बारे में अवगत कराने के लिए प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी के व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार एकांकी विधा में मोहन राकेश की एकांकी बहुत बड़ा सवाल के कथ्य, चरित्र विधान, प्रवेश और रंगमंचीयता और संवाद योजना इत्यादि को विस्तार से समझाया गया है। निबंध विधा की विशेषताओं को बताते हुए महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला का विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और इस निबंध को पढ़ करके विद्यार्थी ये सरलता से जान सकेगा कि किसी एक उत्कृष्ट निबंध के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन पर विचार करते हुए आत्मकथा के विविध तत्वों का परिचय कराया गया है और आत्मकथा किस प्रकार साहित्य विधा को एक नया आयाम देती है, इसके बारे में बताने का प्रयास हुआ है। कविता आदि साहित्य रूप है। कविता के स्वरूप और विकास की इस यात्रा को समझाने के लिए आपके पाठ्यक्रम में भक्तकालीन कवि सूरदास, तुलसीदास के अलावा आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा की कविताओं का वाचन करने के लिए उनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसके माध्यम से हमारे विद्यार्थी सरलता से कविता विधा के स्वरूप को समझ सकते हैं। खंड 2 में यदि हम दृष्टिपात करें तो खंड 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपकी डायरी विधा, पत्रिकाओं या पत्र साहित्य का क्या स्वरूप रहा है हिंदी साहित्य में, उस पर विचार किया गया है। रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण विधा पर केंद्रित अत्यधिक सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। डायरी विधा को समझाने के लिए मोहन राकेश की डायरी अंश का चयन किया गया है और एक डायरी विधा के रूप में डायरी का आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत के से किस तरह भिन्नता है, इसको भी बताया गया है। एक विधा के रूप में पत्र का भी बहुत अधिक महत्व है। हम साहित्य के अध्ययन करते हुए, साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए पाते हैं कि पत्र लेखन विधा ने भी साहित्य को काफ़ी समृद्धशाली किया है। तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम में पत्र विधा से संबंधित सामग्री भी रखी गई है ताकि पत्र लेखन से हमारे विद्यार्थी अवगत हो सके कि पत्र लेखन के माध्यम से किस प्रकार साहित्य को नई दिशा और आयाम दिया गया है। आपसी संबंध और राजनीतिक सामाजिक सरोकारों को समझने के लिए कई सूत्र इन पत्रों के माध्यम से मिलते हैं और नेमचंद जैन के नाम मुक्तिबोध के कई पत्र हैं जो इनमें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यात्रा वृत्तांत को समझाने के लिए राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत का अंश वाचन हेतु आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसको पढ़ते हुए हमारे विद्यार्थी आसानी से यात्रा वृत्तांत के तत्वों को समझ सकेंगे। जीवनी विधा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी, निराला की साहित्य साधना को आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। संस्मरण विधा में महादेवी वर्मा का संस्मरण पथ के साथी का सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखा गया अंश दिया गया है। इस अंश के अध्ययन के उपरांत संस्मरण विधा से हमारे विद्यार्थी आसानी से अवगत हो सकेंगे कि संस्मरण विधा किस प्रकार साहित्य में लिखा जाता है और कैसे हम उस संस्मरण को पढ़ करके जान सकेंगे कि ये साहित्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत लिखा गया लेखन है। उपर्युक्त विधाओं के अंतर्गत पठन हेतु दिए गए अंशों का अध्ययन करने के उपरांत विधाओं के तत्वों और उनकी विशेषताओं को प्रिय विद्यार्थी आप आसानी से समझ सकेंगे। इन साहित्य के रूपों और पढ़ने को समझने के लिए हमने विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत इन पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है, जिनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे और इनमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार से साहित्य के इन विभिन्न विधाओं के माध्यम से हम साहित्य को एक नया आयाम देते हुए पाते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में भाषा के भिन्न भिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं और
जिनके माध्यम से हम सृजनात्मक भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित हो सकते हैं और हिंदी भाषा की जो मूल प्रकृति है, उसको समझने में सहायता प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का वाचन के लिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कहानी का जो कथा वस्तु है उसका विश्लेषण हम कैसे करें, पात्रों का चित्रण पर विचार कैसे करें, परिवेश, किसी कहानी का परिवेश क्या है, उसका वातावरण, देश काल, परिस्थिति क्या है, उसकी विशेषताओं पर हम किस प्रकार विचार करें, मंथन करें, प्रकाश डालें, इसको समझाने का प्रयत्न हुआ है। कहानी की शैली, भाषा, संवाद की विशेषताओं को हम जान सकेंगे इस कहानी को पढ़ करके और विश्लेषण के माध्यम से कहानी के महत्व को पहचानने का प्रयास कर सकेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमारे विद्यार्थी आप जानते ही हैं कि पूस की रात ये जो कहानी है वो ये उनकी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था, सन 1880 में हुआ था और उन्होंने जो प्रारंभिक लेखन शुरू किया वो मूलतः उर्दू भाषा में किया था और उर्दू से होकर वह हिंदी में लिखने लगे थे। लेखन के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग के निरीक्षक रहे और हंस जैसी प्रसिद्ध पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। उनका देहावसान 1936 ईस्वी में हुआ। हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद जी का युगांतकारी महत्व है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया। कहानियों में उत्पीड़ित और शोषित जनता के दुख दर्द को उन्होंने शब्द दिया, वाणी दी और उनकी संवेदना और संघर्ष को नया अर्थ दिया। ये मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत विशेष बात है कि उन्होंने जिस तरह से कहानी को आम जनमानस तक पहुंचाया, आम जनमानस को उन्होंने कहानियों से जोड़ा। आरंभ में उन पर आदर्शवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। अमानवीयता के कटु आलोचक वे बने हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लिखा है। कोई ऐसा आयाम किसी मनुष्य के जीवन का नहीं छूटने पाया है जो उनकी कहानियों का हिस्सा न बना हो। किसानों, महिलाओं के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति रही है, गहरी संवेदना रही है। उनकी प्रत्येक कहानी में कहीं न कहीं से ग्रामीण किसान और किसान ही नहीं, समाज का वह सबसे निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति उनकी कहानी का पात्र बन जाता है और वो केवल पात्र ही नहीं बनता है, उसे वो होरी और धनिया जैसे महानायक के रूप में भी हम देखते हैं कि वो सृजित कर देते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की अपनी एक खासियत है, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। मानसरोवर संग्रह में उनके 8 भागों में उनकी सभी कहानियाँ, तकरीबन 300 कहानियाँ संकलित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों में कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, सदगति इत्यादि है। उनके प्रख्यात उपन्यासों में गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला इत्यादि उपन्यास की चर्चा होती है। गोदान को तो किसान जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है। यदि हम पूस की रात कहानी की बात करें तो कहानी का जो कथ्य है वो किसान जीवन से संबंधित है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी के माध्यम से जिस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान को अभावों का जीवन यापन करना पड़ता है और कर्ज के भार से जीवन पर्यंत उसे उसके पीड़ा को सहना पड़ता है, इसे दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया है। लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की आस्था किसान से डगमगा जाती है। कहानी के इस कथ्य का विश्लेषण इस इकाई में विस्तार से हम करने का प्रयास करेंगे और हम देखते हैं कि किस प्रकार कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने पात्रों के माध्यम से उन कहानी में जो पात्र हैं किस मनस्थिति से गुजरते हैं, इसका उन्होंने बहुत ही मानवीय तरीके से विश्लेषण किया है और लगभग उस संवेदना को प्रत्येक पाठक तक अपने पहुंचाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। पूस की कहानी में हल्कू जो इसका नायक है इस कहानी का, उसमें वाचन के तौर पर हम कुछ एक पंक्तियों पर यदि दृष्टावलोकन करें तो उसमें हल्कू आकर के अपनी पत्नी से कहता है
सहना आया है, लाओ जो रुपए तुम्हें दिया हूँ उसे दे दूँ, किसी तरह गला छूटे उससे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? घास फूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। हल्को एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहता है। पूरा सिर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं पाएगा, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों से में मारेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता है, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटी और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में तो दे देगा नहीं कंबल, न जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती करो, खेती से बाज आओ, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। तो इतना मार्मिक तरीके से उसकी पत्नी हल्कू को वो बचाए हुए 3 रुपए देने से मना कर देती है, और हल्कू बार बार इस बात को स्मरण कराता है, और कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में ये बात बनी हुई है कि यदि वह इतने महीनों के बचाई हुई उस पूंजी को साहूकार को दे देगा, अपना कर्ज चुकाने के लिए उसको भुगतान कर देगा, तो वो आने वाली ठंडक में खेत में सोने के समय वो कंबल नहीं खरीदेगा तो कैसे अपनी फसल की रक्षा करेगा? और ये 2 पैसे कर्ज नहीं चुकाता है तो वो उसके सिर पर सवार रहेगा। तो एक एक अजीबो-गरीब माना स्थिति से, दबाव से हल्कू गुजर रहा होता है। ऐसे में उसकी पत्नी कहती है कि खेती किसानी में कितना नुकसान है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? हल्कू उदास होकर के बोलता है, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो मुन्नी को भी होता है। उसे पता है यदि हल्कू ने कर्ज नहीं चुकाए तो उसको कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ेगा, और आगे से उसे कर्ज भी नहीं मिलेगा यदि आवश्यकता पड़ी तो। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की बात उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। इस दृश्य को का वाचन करते हुए ऐसा हर व्यक्ति को महसूस हो सकता है कि कितनी दयनीय स्थिति उस किसान की रही होगी, जो मुश्किल से 3 रुपए मजदूरी करके इकट्ठा कर रखे थे। और खेती किसानी में कितना नुकसान है, या खेती किसानी में व्यक्ति किस प्रकार कुछ फायदे में आने की जगह दिनों दिन वो कर्जे में और डूबता चला जाता है, और ऊपर से उसे कर्ज चुकाने की उस मना स्थिति को सहन करना पड़ता है, जो उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। उसने पैसे तो अपनी पत्नी से ज़रूर ले लिए थे, बचाए हुए, कि वो कंबल खरीद लेगा, लेकिन वो भी अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित है कि यदि वह कर्ज नहीं चुकाता है तो उसे
कहीं ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और आगे के रास्ते भी सब बंद हो जाएंगे। इसी युवापों में रात हो जाती है। वो रात में अपनी खाट पर सोया होता है और भयंकर कपकपी ठंड पड़ रही है और उस कपकपी ठंड में वो ठिठुरने लगता है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के जो पत्ते थे, उसकी छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, वो भी ठंड से कंप रहा था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाए हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट, तो यहाँ आकर क्यों लेटने चला आया? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। हल्कू अपनी पीड़ा को उस जबरा कुत्ते के प्रति भी व्यक्त करते हुए अपनी झुंझलाहट को व्यक्त करता है और वो बताने का प्रयत्न करता है कि मैं ठंडक में ठिठुर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ क्यों तपने चले आए हो? यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो उस तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था, ताकि तुम पुआल की गर्मी में अच्छी नींद ले सको। इसी तरह से लगातार हल्कू सोने की कोशिश करता है। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार चमाही लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्ध ने शायद ताड़ लिया हो कि स्वामी की मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर फेरते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हुआ हूं। खेती का मजा है, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लोग लूटें। हल्कू का एक एक संवाद, हल्कू का एक एक कथन वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, यदि हम वर्तमान के किसानों पर दृष्टिपात करें कि उनकी जो दशा है, उनकी जो दिशा है, उससे हम परिचित हो सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की इस रात कहानी में उस संवेदना को इतनी सघनता से व्यक्त किया है, इतनी संवेदना से व्यक्त किया है कि इसको पढ़ करके कोई भी पाठक उस उस स्थिति को अनुभव कर लेता है, अनुभव करता हुआ अपने को पाता है। और यही मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की खासियत है कि उनके जो कथानक हैं, उनके जो कथोपकथन हैं और उनके जो पात्रानुकूल उनकी जो शैली है, वो अद्वितीय है, जिसके माध्यम से वो सरल से सरल भाषा के माध्यम से भी अपनी कहानी को अपने पाठकों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करते हैं। और उनकी कहानी का प्रत्येक पात्र किस पाठक के ज़हन में अपना गहरा स्थान स्थापित कर लेता है और पाठक को भीतर से झकझोर देता है, उसे विवश कर देता है सोचने के लिए और समाज में व्याप्त विषमताओं पर कुठाराघात करने के लिए प्रयास प्रयास करने की भावना से ओतप्रोत कर देता है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहानी के पात्रों को गढ़ा है, कहानी में जिस प्रकार से उन्होंने वास्तविकता को चित्रित करने का प्रयत्न किया है, वह अ, बहुत ही अलग है। हम देखते हैं कि सहसा जो जबरा है, किसी तरह जानवर की आहट पाता है और आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति आ जाती है। हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझने लगता है, छटपट उठता है, छबरी के बाहर आता है, भूखने लगता है। हल्कू ने उसे कई बार चुपकार कर बुलाया, चुप कराया, पास बिठाया, हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर, लेकिन वह भूखता रहा, एक भी क्षण उसने आराम नहीं किया। तो इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि अ, कहानी कथावस्तु के रूप में बस इतनी सी है कि हल्कू के पास पुराना कंबल है, जिससे वो ठंड को सहन नहीं कर पाता है। अनवरत उससे परेशान होता है। जबरा उसके बगल जबरा लेट जाता है और उससे उसे काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद भी वो रात भर किसी तरह से करवटें बदल 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 करके बिता देता है। अ, फिर
इसी बीच में हम देखते हैं कि मुन्नी आती है और वो कहती है, मैं मरते मरते बचा। हल्कू ने मुन्नी उससे कहती है, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, तुम किस प्रकार वहां सोए थे, तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या फायदा है। हल्कू ने बहाना करने का प्रयास किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता ही नहीं हूं कि कब सो गया। दोनों फिर खेत के डांट पर आए, देखा सारा खेत रौंद पड़ा था, जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। और हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, इससे कम से कम छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह आ, हम जब कहानी को ध्यानपूर्वक देखते हैं कि उसके पात्र किस प्रकार एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है ये स्पष्ट हो जाता है। कहानी का जो विस्तृत विचार करने से पहले हम उसके सार को समझ लें कि मुख्यतः जो मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित है। कहानी के वाचन से इतनी बात तो अब हमारे पाठक निश्चित रूप से समझ गए हैं। कहानी का जो नायक है हल्कू, वो मामूली किसान है, बहुत सरल किसान है, साधारण किसान है। उसके बाद बहुत थोड़ी सी जमीन है जिस पर वह खेती करके किसी प्रकार अपना गुजारा करता है। खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है और बड़े मुश्किल से उसने 3 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी उसे महाजन को दे देना पड़ता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु अंत में लाचार होकर के वह पैसा उसे दे देती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर नित्य जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा भी रहता है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है, एकमात्र कुत्ता। पौष का महीना है, ठंडी हवा है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे उसकी जो दयनीय दशा है वो हम हमारे पाठकों को दिखाई देती है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती है। तब वह पास के आम के बगीचे में पत्तियां इकट्ठा करता है, अलाव जलाता है। अलाव की आग में उसका शरीर गर्म गर्म हो जाता है। उसे बहुत राहत मिलती है, आग बुझ जाती है। शरीर की गर्माहट से वह बाहर आता है और चादर ओढ़कर बैठ जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खेत में नीलगायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान होता है, वह उन पर भौंकता रहता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगायें घुस आई हैं, लेकिन वह अलसाया हुआ बैठा रहता है। नीलगायें पूरा खेत को चर जाती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता है, अपने स्थान पर ही किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ बैठा रहता है। एक बार वह उठने की कोशिश करता है तो ठंड के झोंके में पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तान कर सो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है, वह चिंतित होकर यह कहती जाती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। इस प्रकार हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, यानी कि इस खेती करने से कुछ भी फायदा नहीं है, हमेशा के लिए यह जंजाल और बवाल खत्म हो जाएगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किस प्रकार से एक किसान अपनी गरीबी से जूझता है, किस प्रकार एक किसान अत्यधिक मेहनत करके भी अपनी समस्याओं से निपट नहीं पाता है और लगातार उसी में उलझता चला जाता है। कहानी में कथावस्तु का निर्माण घटनाओं और पात्रों के पारस्परिक संयोग से हुआ है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं वास्तव में जिनकी बुनावट और में परिवेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा सम्मिलित होता है। कथ्य के अनुसार ही कथावस्तु का स्वरूप बनता है। उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रधान हो जाती हैं, कभी चरित्र प्रधान हो जाते हैं, कभी परिवेश और वातावरण प्रधान हो जाते हैं। इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं, बहुत छोटी सी कहानी है। ना ही परिवेश का कोई विस्तृत चित्रण
मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। पात्र भी बहुत कम है इस कहानी में। इस कहानी की किंतु विशेषता यह है कि इसमें घटना, विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों छोटे होते हुए भी अ, वो एक दूसरे से इस प्रकार से घुले मिले हैं कि उससे संपूर्ण वातावरण भी उद्घाटित हो जाता है और कहानी भी बहुत मार्मिक रूप में हमारे सामने आती है और घटना भी बहुत तेजी से बदलती रहती है। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है। हम देखते हैं कहानीकार हल्कू के घर का उतना ही वर्णन करता है जितना उस कहानी से उसका संबंध है। हल्कू ने कर्ज ले रखा है। सहना जिससे कर्ज लिया है वह अपना रुपया मांगने हल्कू के घर आता है। हल्कू अपनी पत्नी पुन्नी से रुपए मांगता है। पुन्नी 3 रुपए देती है। तो फिर वो अपनी इन छोटे छोटे संवादों के माध्यम से कहानीकार ने उस मार्मिकता का उद्घाटन करने में संपूर्ण सफलता प्राप्त की है। और हम देखते हैं कि मुन्नी बार बार कहती है न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती, चुकनी ही नहीं आती। यानी कि कर्ज लेने का मतलब है कि कर्ज बढ़ता ही जाता है, चुकाते रहिए, लेकिन वो कहीं खत्म होने का नाम नहीं लेता है। मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई है जो प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के संवाद के माध्यम से उजागर किया है। किसान मजबूर होकर महाजन को ऋण देता है, किंतु उसके बाद वह उससे ऋण मुक्त नहीं हो पाता है। ब्याज दर के जाल में फंस जाता है, उलझ जाता है और जीवन पर्यंत उलझा हुआ दिखाई देता है। सारी मेहनत मजूरी उसे चुकाने में ही उसकी चुक जाती है। मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यथा को उजागर करते हुए कहती है इस कहानी में कि मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मतलब उन संवाद स्पष्ट है कि ऋण ऋण चुकाने की जो विडंबना है, जो उससे परेशानी है, जो उसकी यातना किसी ऋण लेने वाले को चुकानी पड़ती है, उसको मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बहुत बाखूबी व्यक्त किया है। परेशान किसान के मन में यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि वह उसका जन्म केवल क्या ऋण चुकाने के लिए हुआ है? मेहनत इसी तरह पूरी तरह हड़पने रहेंगे दूसरे लोग उसकी, अपना पेट भरने के लिए उसे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर अपना पेट भरने के लिए मजदूरी ही करनी थी, तो खेती करने का जोखिम उसने क्यों उठाया? मुन्नी हल्कू से बार-बार फिर कहती है, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, इस पर किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस, ऊपर से इतना कुछ सुनना पड़ता है। फिलहाल हल्कुआ 3 रुपए सेना को दे देता है और कहानी का पहला भाग इसी के साथ समाप्त हो जाता है। और इससे लगता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के लिए खेती कितनी मुश्किल मुश्किल चीज़ है। यहाँ तक कि वह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ना किसानी छोड़ दी जाए। तो हम लोग देखते हैं कि जो किसान की मनोदशा है, उसका जो चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है, वो बहुत मार्मिक है। बहुत मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदना के साथ उन्होंने अपनी इस छोटी-सी कहानी में अपने थोड़े से पात्रों के माध्यम से बाखूबी व्यक्त किया है। यदि हम कहानी के विकास पर बात करें, तो कहानी का जो दूसरा भाग है, हल्कू अपने खेत में खेती का आरंभ करता है। पूस की अंधेरी रात है। हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। ठंडी हवा चल रही है। हल्कू के पास कोई चादर नहीं है। हल्कू की मनोभावनाएं मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ जबरा के साथ हल्कू से बातचीत के रूप में व्यक्त किया है। ये देखने की बात है कि जीव पशु एक एक पशु के साथ, एक कुत्ते के साथ किस तरह से उसकी संवेदनाओं को और जबरा हल्कू की संवेदनाओं के साथ कहानीकार ने जोड़ दिया है। यद्यप कुत्ता होने के कारण जबरा हल्कू की किसी बात को नहीं समझ सकता है, ना जबरा जवाब दे सकता है, लेकिन जबरा के प्रति हल्कू की जो आत्मीयता है, उसकी जो हृदयगत ऊंचाइयों को व्यक्त करने का जो दृश्य दिखाई देता है, वह अनुपम है। खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसे ठंडक से अपने को बचाए कैसे।
जबरा को संबोधित करता है, इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों चले आए? फिर इसी तरह की बात करते हुए वह अपनी स्थिति की तुलना उन भागवान लोगों से करने लगता है, जिनके पास जाड़ा तो जाए, गर्मी से भी घबरा कर भागे, मोटे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए वहाँ पर। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू की ये बात इस बात के माध्यम से मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर किया है। वह एक तरह से प्रश्न उठाया है उन्होंने कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला जो किसान है, वो वो जीवन भर भूखा सोता है, उसकी मेहनत का फल भोगने वाले दूसरे लोग हैं। ज़ाहिर है, हल्कू के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, वह तो इसे तकदीर की खूबी मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास जानी ही है, तो खेती से जुड़े रहने का हमें क्या लाभ है? कहानी का जो आगे का हिस्सा है, जिसमें हल्कू की जाड़े से बचाव की कोशिश के रूप में हमारे सामने आती है। पहले वह चिलम पीता है, चादर ओढ़ता है, सोने की कोशिश करता है, सर्दी से बचाव करने का प्रयत्न करता है, कुत्ते को अपनी गोदी में सुला लेता है। कुत्ता हल्कू की आत्मीयता को महसूस करता है, इसीलिए जब भी किसी जानवर की आहट आती है, तो वह चौकन्ना होकर भौंकने लगता है, अपनी वफादारी और जिम्मेदारी को महसूस कराता है हल्कू को कि आखिर जब सर्दी से किसी तरीके से बचाव नहीं होता है, तो हल्कू अलाव जलाता है उसी खेत में। अलाव से उसकी काफ़ी राहत मिलती है, उसका शरीर गर्म हो जाता है, ठंड कुछ कम होती है, एक नया उत्साह उसके मन में पैदा होता है। जबरा के साथ अलाव पर से कूदने की प्रतियोगिता भी करने लगता है। धीरे-धीरे अलाव जो बुझ जाता है, शरीर की गर्माहट हल्कू की काफ़ी अच्छी लगती है। वह गीत गुनगुनाने लगता है, लेकिन बढ़ती सर्दी उसके अंदर आलस्य को बढ़ाने लगती है और कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाकर पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि कहानी की जो अंतिम परिणति है, वो इस कहानी को और उत्कृष्ट बना देती है और पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है कि कहानी किस प्रकार से पाठक पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेती है। हल्कू के खेत में नीलगायों का झुंड घुस आया होता है, उसकी आहट जबरा महसूस करता है और वो लगातार भौंकने लगता है। हल्कू को भी लगता है कि जबरा भौंक रहा है, निश्चित रूप से खेत में नीलगायें घुस आई हैं और उसके खेत को चर कर नष्ट कर देंगी। फिर उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें भी उसे आने लगती हैं, खेत में चढ़ने की आवाज़ भी आती है। हल्कू लेकिन फिर भी नहीं उठता है, वह अपने मन को झूठा दिलासा देते हुए सोचता है, जबरा के होते हुए खेल में मजाल है कि कोई जानवर आ जाए। जबरा लगातार भौंकता रहता है, लेकिन हल्कू को आलस्य ने घेर रखा है। एक-एक बार वह उठता है, उठने की कोशिश करता है, 2-2 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंकों के कारण वह अलाव के पास आकर बैठ जाता है। अंततः नीलगायें पूरे खेत को नष्ट कर जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हल्कू अपनी फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान हो गया था कि अपनी फसल का नष्ट होते हुए जाना अ, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वो ऐसे आसानी से क्या बर्दाश्त कर सकता था? स्पष्ट ही कारण ये है, कारण जैसा कि कहानी से साफ है कि कहाँ हल्कू की जो मानसिकता है, जो उसकी मनःस्थिति है, वो अब कुछ भी सोचने की, समझने की, बर्दाश्त करने की नहीं रह गई है। वो हर पीड़ा से जैसे ऊपर की किसी स्थिति में पहुँच गया है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसको इस तरह से लगातार चोट पर चोट पहुँचाती जाती हैं। वो अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते-लड़ते इस तरह से चूर-चूर हो जाता है कि लगता है कि वो चैतन्य है या प्रयासरत है, लेकिन वस्तुतः वह मन से कहीं न कहीं बहुत शिथिल और कमज़ोर पड़ता जाता है। क्या सिर्फ़ महाजनों को लूटने के लिए? अगर उसकी मेहनत सूदखोरों, ज़मींदारों के पास ही जानी है, तो फिर नीलगायें चल लें खेत को। कहीं न कहीं से उसके मन में ये बार-बार आता है कि यदि वह मेहनत करके इन समस्याओं का समाधान नहीं खोज पा रहा है, मेहनत वो करता है, मज़े दूसरे लोग लेते हैं। ये जो बातें हैं बार-बार उसके मन में प्रतिध्वनित होती हैं, कहीं न कहीं उसे
उठने के लिए मना कर देती है कि जाने दो, इतना मेहनत करते-करते आए हो, अब तक यहाँ तक मेहनत ही कर रहे हो, खेती ही कर रहे हो, फिर भी कर्ज़दार हो, फिर भी खेती से कुछ भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम भी फिर भी वही खेती करते हो। आज उसके मन में कहीं न कहीं ये आ रहा है, ठीक है नीलगायें खेतों को चर रही हैं, तो चर जाने दो। वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू को अपनी ही मेहनत से उपजाई फसल से उदासीन बना दिया है। इसीलिए उसकी मुख्य चिंता सर्दी से बचने की नहीं रह जाती है, फसल को बचाने की भी नहीं रह जाती है। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी के या कहने पर भी अब मजूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी तो वह कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। यानी कि खेतों को यदि नीलगांवों ने चर लिया है तो अच्छा किया चर लिया है, कम से कम अब इस ठिठुरती ठंड में बिना कंबल के उसे खेत में तो सोना नहीं पड़ेगा। यानी कि इस कहानी में हम देखते हैं कि जब कहानी प्रारंभ होती है तो एक साधारण किसान हल्कू की कहानी को लेकर आगे बढ़ती है, जिसमें उसकी पत्नी आती है और उसका जबरा एक कुत्ता आता है। फिर तमाम विषम परिस्थितियों से लड़ते जूझते ऋण से मुक्त होने की कामना करते, ऋण को चुकाने की मंशा रखते किसान हल्कू कहीं न कहीं से अब उसका मन हार जाता है, उसका मन उदास हो जाता है कि जिस मेहनत के बलबूते पर वो अब तक उत्साहित होकर के काम करता था, दिन-रात जगता था, हाड़-तोड़ मेहनत करता था, उसका आखिर फ़ायदा क्या है? और अंततः उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों से उपजी जो उसकी मनःस्थिति है, वो उसे अब इस तरह खेती करने से मना कर देती है और हम देखते हैं कि हल्कू की सारी फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उदास नहीं है। हम अगर इन कहानी के पात्रों में इनके चरित्र चित्रण की बात करें, तो इसमें मुख्यतः कुल 4 पात्र हैं, जिनमें हल्कू किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी है, सहना जो कर्ज वसूलने आता है और हल्कू का पालतू कुत्ता जबरा है। ये कुल इसके 4 प्रमुख पात्र हैं। सहना का ज़िक्र सिर्फ़ कहानी के आरंभ में होता है और उसका कहानी में प्रत्यक्ष रूप से कहीं प्रवेश नहीं है। बस ये आभास दिला देता है कि सहना कोई है जो कर्ज वसूलने आएगा, कर्ज वसूलने आता है और उसका बस एक सांकेतिक रूप में यहाँ उपस्थिति लगातार बनी रहती है, संवादों के माध्यम से पात्रों के। मुन्नी कहानी के पहले और अंतिम भाग में आती है। पहले भाग में वह हल्कू को 3 रुपए सहना को देने से रोकती है। उसी समय उसके माध्यम से प्रेमचंद की कहानी की जो कथा वस्तु उस पर प्रकाश डालते हुए कई बातें उससे कहला देते हैं कहानीकार। उन बातों से और बात करने के अंदाज से उसके दृढ़ व्यक्तित्व का पता चलता है हमारे पाठकों को। इसके बाद अंतिम भाग में वह पुनः आती है और जब खेत नष्ट हो जाता है तो वह सवेरे अपने पति के पास पहुंचती है और उसे जगाती है। उसका दूसरा रूप सामने आता है, खेत नष्ट हो जाता है और वह चिंतित नज़र नहीं आती। लेकिन प्रेमचंद ने इस चरित्र का विस्तार अधिक नहीं किया है। जबरा खेत पर हल्कू के साथ रहता है, उसकी स्वामी भक्ति खेत नष्ट होते हुए देखकर अपने स्वामी को सावधान करने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है। भौं-गभक को जानवरों को भगाने की कोशिश और अंत में असफल हो जाने पर पस्त होकर लेट जाना उसको काफ़ी जीवंत बात बना देती है। मतलब उस जबरा जैसे कुत्ते को भी बहुत ही मानवीय रूप में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में चित्रित किया है। लेकिन कहानी में विस्तार से हल्कू के चरित्र की ही अभिव्यक्ति हुई है। प्रारंभ से अंत तक हल्कू ही इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में या केंद्रीय पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। वो अत्यधिक गरीब किसान है जैसा कि हमने बताया। उसके पास कुछ खेती लायक ज़मीन है। ज़मीन कितनी है इसका उल्लेख भी मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं दिया है। लेकिन हल्कू की जो आर्थिक स्थिति है उससे उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास बहुत मामूली ज़मीन रही होगी, खेती योग्य ज़मीन भी बहुत कम रही होगी। ज़मीन पर जो उपज होती थी, वह घर परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसके लिए उसे कर्ज़ लेना पड़ता है। उसकी सारी उपज कर्ज़ चुकाने में निकल जाती है, फिर भी वह ऋण से मुक्ति नहीं पाता है। उसे मज़दूरी करनी पड़ती है, मजूरी से बचाए पैसे भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। आर्थिक दीनता ने हल्कू के मन को दीन ही नहीं बनाया है,
लगातार शोषण ने उसे धीरे-धीरे किसानी के प्रति उदासीन अवश्य बना दिया है। तो कहानीकार ने कहानी के अंत में भी ये बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से उसकी वो उदासीन होता चला जाता है। हल्कू के स्वभाव का परिचय हमें कहानी की शुरुआत में ही लग जाता है। जब सहना कर्ज मांगने आता है, तब उसकी पत्नी मजूरी बचाए 3 रुपए देने को तैयार नहीं होती है, जबकि हल्कू का दृष्टिकोण ज़्यादा व्यावहारिक है। वो जानता है कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर अभी वह रुपया नहीं देगा तो उसे गालियाँ और घुड़कियाँ सहनी पड़ेगी, जलील होना पड़ेगा, उसका अपमान होगा। जब वह यही बात मुन्नी को कहता है तो मुन्नी कहती है, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मुन्नी सूदखोर महाजनों और जमींदारों की ताकत को भले ना जानती हो, हल्कू जानता है। वह जानता है इससे बचने का कोई भी रास्ता दूसरा नहीं है। हल्कू एक समझदार किसान के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। वह समाज के अंतर्विरोधों को बाखूबी समझता है। यद्यपि वह किसान है, लेकिन फिर भी उसे व्यावहारिक जीवन की गहरी समझ है। वह जनता की, समाज में ऐसे लोगों की भी, जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन मौजूद है, उनसे भी परिचित है। साधन उन लोगों के पास है जो स्वयं मेहनत नहीं करते, पहचानने में असमर्थ हैं। वह उसे तकदीर की खूबी समझता है। यानी कि जो दूसरों की मेहनत पर मजे करने लगते हैं, वे भाग्यशाली हैं। हम जो मेहनत करके भी भूखे मर रहे हैं, हमारा भाग्य ही खराब है। शोषण को भाग्य का खेल समझने के कारण हल्कू के पास शोषण से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि अगर खेती में भी शोषण होना है तो ऐसी खेती से चिपके रहने से क्या फायदा, क्या लाभ। दूसरी तरफ वह यह भी सोचता है कि जब लोग मेहनत ना करके भी सुखी हैं, तो फिर मेहनत करने से क्या मतलब। इस तरह लगातार शोषण उसकी चेतना को कृषि और श्रम दोनों से उदासीन बना देता है। हल्कू की यही मानसिकता खेत पर उसके सारे व्यवहार में व्यक्त होती है। खेत पर वह अपनी उपज की देखभाल करने के लिए आया है। उसके साथ उसका कुत्ता है। उसके व्यवहार में, उसके हृदय में और हृदय की जो मानवीयता और पवित्रता है उससे व्यक्त होती है कि कितना वो मानवीय है और उस जबरे के प्रति भी वो कितनी गहरी संवेदना रखता है। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वयं कहानी में लिखा है कि गरीबी ने हल्कू की आत्मा को आहत नहीं किया है। यानी कि उसकी जो संवेदना है, जो मानवीय संवेदना है, वह अ, मध्यम नहीं हुई है, वह धारयुक्त नहीं, वह शिथिल नहीं हुई है। इसलिए वह अपने को सर्दी से बचाने के लिए अ, जितना चिंतित नहीं है, उससे कहीं अधिक चिंतित वह जबरा को बचाने के लिए है। हल्कू के खेत में जब नीलगायें आ जाती है, हल्कू उठकर नहीं जाता। पहले वह सोचता है कि जबरा में रहते कोई जानवर खेत में जा ही नहीं सकता। फिर वह उठता भी है, 2-3 कदम चलकर ठंड के बहाने से पुनः बैठ जाता है। यह जानते हुए कि नीलगायें चर रही हैं, वह चादर ओढ़कर सो जाता है। उसका व्यवहार निश्चय ही उसके पहले के व्यवहार से भिन्न है। लेकिन अगर हम कहानी के पहले इसके रूप को देखें, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसका व्यवहार, इस तरह उसके व्यवहार का कारण क्या है। वस्तुतः हल्कू अनवरत शोषण से परेशान होकर जिस मानसिकता से गुजर रहा है, उसी का नतीजा है कि वह अपनी मेहनत के से उपजाई फसल को बचाने की कोशिश नहीं करता है। निश्चय ही हल्कू स्वयं इस व्यवहार से उत्तरदायी नहीं रह जाता है। परिस्थितियों ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। वह परिस्थितियां किसान का लगातार शोषण है। वह अशिक्षित, धार्मिक आतंक और अंधविश्वास के कारण भाग्यवादी बन गया है। गरीब है, इसलिए वह कथित उच्च वर्गीय महाजनों और जमींदारों के चंगुल में फंसा हुआ है। शोषण के चक्र में वह कैसे मुक्त हो यह नहीं जानता, इसीलिए वह किसानी को लाचारी से ही मुक्ति होने की सोचता है। ऐसे में स्पष्ट है कि उसकी जो मानसिकता है वो किसान के भयावह शोषण को ही उजागर करता है। और इस अर्थ में हल्कू की मानसिकता केवल हल्कू की मानसिकता नहीं रहती है, गरीब मेहनत कश मानसिकता बन जाती है। हल्कू का चरित्र इसी अर्थ में एक वर्गीय चरित्र बन जाता है। और
हल्कू के इस एक वर्गीय चरित्र को यदि हम बहुत करीब से देखें तो हमारे भारतीय समाज में बहुत ऐसे लोग आपको हल्कू के रूप में मिल जाएंगे जो आज भी उन तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के शिकार हैं, जो अंततः उसी रूप में उदासीन होकर के अपने अभिशप्त जीवन को जीने के लिए मजबूर दिखते हैं। तो ये कहानी कहीं न कहीं से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये अपने लिखने के समय थी, और यही एक रचनाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उसकी रचना कितनी कालजयी है, कितने युगों तक कितनी प्रासंगिक है। तो इस रूप में ये कहानी एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। कहानी की रचना में देश काल का बड़ा महत्व होता है। देश काल से तात्पर्य है कि वह परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटना चरित्र घटित होता है। कहानी घटनाओं को लेकर के आगे बढ़ती है। कहानी का कथ्य किस परिवेश में घटित होता है, वह भी कथ्य को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे, कहानी का कथ्य किस देश काल से संबंधित है, उसके द्वारा हम उस युग की स्थितियों की अधिक यथार्थपरक पहचान भी कर लेते हैं। पूस की रात की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने 1930 ईस्वी में की थी। उसमें भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी राज में भारत के किसानों की जो मनोदशा थी वो अत्यंत दयनीय थी। जमींदारी प्रथा के कारण आम किसानों का भयंकर शोषण होता था। उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा मालगुजारी में निकल जाता था। इससे उनके अपने जीवन यापन के लिए महाजन से कर्ज लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। परिणाम यह होता था कि एक बार ऋण के चक्कर में फंसने के कारण किसान की आसानी से मुक्ति नहीं होती थी। वो जीवन पर्यंत उसी ऋण के मकड़ जाल में उलझा रहता था और अंततः उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी उस युग को देखे थे और कई कहानियों में ग्रामीण जीवन के इसी यथार्थ को उन्होंने चित्रित करने का प्रयत्न किया है। इस कहानी में ग्राम जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएं इसमें अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित हो जाती हैं। ये एक बड़े कहानीकार की पहचान है। मुंशी प्रेमचंद ग्राम्य वातावरण की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भाषा के परिवर्तन पर ध्यान देते हैं और वो ग्राम्य वातावरण से जुड़ी हुई कहानियों में तद्भव और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कई शब्द हैं उनके जिन्हें हम इस कहानी का वाचन करते हुए हम लोग देखते हैं कि पूस है, जो देशज शब्द है, पूस है, उपज है, धौंस है, आले, डील, कंबल इत्यादि शब्दों का वो बेबाक प्रयोग करते हैं। इससे कहानी के पात्रों में जीवंतता आती है और उनकी जो भाषा है वो पात्रानुकूल अनुभव होती है। प्रेमचंद ग्रामीण वातावरण को यथार्थपरक बनाने के लिए मुहावरों का भी अत्यंत सटीक प्रयोग करते हैं। बाज आना, ठंडे हो जाना, उन्होंने अंधेरी रात में खेत पर हल्कू और जबरा के क्रियाकलापों का जो चित्रण किया है, उसमें भी वातावरण को मुंशी प्रेमचंद ने अत्यंत सजीव बना दिया है। पूस की अंधेरी रात में खेत का दृश्य जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि पूस की रात है, अंधेरी रात है, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम पड़ते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी चादर ओढ़े बैठा हुआ है और बैठा हुआ कांप रहा है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने खेत के वातावरण के सारे पक्षों को बड़ी ही सरलता से व्यक्त कर दिया है। पूस की अंधेरी रात है। पौष के महीने में पड़ने वाली ठंड को व्यक्त करने के लिए वह अगला वाक्य इस कहानी में जोड़ते हैं कि आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम पड़ते थे। मतलब ठंडक इतनी अधिक थी कि आकाश में ऐसा मालूम हो रहा था कि तारे भी ठिठुर रहे हैं। यह वाक्य ठंड की तलखी को बड़ी संवेदना के साथ व्यक्त करता है। ठंड का कहानी के विकास से गहरा संबंध है। इससे अगले वाक्य में उस स्थान का वर्णन जहाँ उसे कहानी गुजारनी है, लेकिन यहाँ भी पुराने गाढ़े चादर का जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे लपेटे वह बांस के खटोले पर बैठा कांप रहा है। इसी चादर की जगह पर कंबल खरीदना चाहता था, इसीलिए पुराना गाढ़े की चादर ओढ़े कांपता हल्कू की आगे की क्रियाओं का आधार बन गया है। प्रेमचंद केवल बाह्य प्रवेश का चित्रण नहीं करते अपनी कहानियों में, बल्कि वो पात्रों की जो मनोदशा है उसका अत्यंत कुशल प्रयोग वर्णन करते हैं। यही एक कहानीकार की और कहानीकार की मेधा का परिचय कराती है।
चिलम पीकर हल्कू फिर लेट जाता है, निश्चय करके लेट जाता है कि अब की वो सो जाएगा, पर एक क्षण में ही उसे हृदय में कंपन होने लगती है। वह करवट बदलता है, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए जाता है। वह ठिठुरने लगता है, परेशान हो जाता है। चादर सर्दी रोकने में असमर्थ है, क्योंकि वो पुरानी चादर है और नया चादर लेने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। जब वह चिलम पीता है, चिलम भी उसकी कोई सहायता नहीं करती। उसके बाद भी उसकी मनःस्थिति और परिस्थिति के कई द्वंद्व उपर्युक्त पंक्तियों में चित्रित हो जाते हैं। हम देखते हैं, हल्कू चिलम पीकर निश्चय करता है कि जब वह लेट जाए तो सर्दी में वह कांपने लगता है। तब वह इधर-उधर करवट बदलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीव्रता पाठक के सामने सहज ही अ, उभर कर आ जाती है, और मुंशी प्रेमचंद हल्कू की क्रियाओं का ही नहीं, बल्कि जबरा की क्रियाओं का भी अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण करते हैं। जबरा सहसा किसी जानवर की आहट पाकर जब भौंकने लगता है, इस विशेष आत्मीयता में उसमें एक नई स्फूर्त पैदा कर देती है, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती है। झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगता है। यहाँ सिर्फ कुत्ते की क्रियाओं का वर्णन नहीं किया गया है कहानीकार के द्वारा, वरन उसकी हल्कू के प्रति जो कर्तव्य भावना है, उसका चित्रण कहानीकार ने चित्रित किया है। तो हम देखते हैं कि आत्मीय रूप में व्यक्त हुई कि कुत्ता कुत्ता नहीं, वरन कहानी का जीवन पात्र बनकर हमारे सामने आता है। यदि हम इसी रूप में कहानी के शिल्प पर संक्षेप में प्रकाश डालें, तो कहानी की जो रचना भाषा में होती है, भाषा का जो कलात्मक उपयोग है, वो कहानी के कथ्य और प्रतिपाद्य के रूप में संप्रेष्य है। इसलिए कहानी रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कहानी का कथ्य और प्रतिपाद्य उत्कृष्ट हो, वरन यह भी जरूरी है कि उत्कृष्टता कहानी में अभिव्यक्त होती हुई हो। यह अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती हो, कथ्य के माध्यम से होती हो, शैली संवाद के माध्यम से होती है, किसी भी रूप में हो सकती है। इस प्रकार शैली और भाषा कहानी की संरचना के मुख्य अंग होते हैं। शैली में पूस की रात कहानी में जब हम देखते हैं कि प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जा सकती है, यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी। यह कहानी ग्राम जीवन की पर आधारित है। कहानी इसका प्रभाव कहानी की शैली पर हमें दिखाई देता है कि मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने कथ्य को यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। शैली भी यथार्थवादी है। यथार्थवादी शैली की विशेषता यह होती है कि रचनाकार जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह होती है। ऐसा करते हुए जो उसकी दृष्टि है, सिर्फ तथ्यों पर सीमित नहीं होती है, विपरीत व जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने में आस्था रखता है, ताकि बदले जाने की आवश्यकता को पाठक स्वयं महसूस कर सके। दूसरे, यथार्थवादी जो रचनाकार है, यथार्थ के उद्घाटन द्वारा पाठकों को समस्या का हल नहीं देता, उसे प्रेरित करता है कि वह स्वयं स्थितियों को बदलने की आवश्यकता महसूस करे, उसके लिए उचित मार्ग खोजे। इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थ के उद्घाटन पर टिकी है। वह न तो हल्कू को नायक बनाते हैं, न खलनायक बनाते हैं। वह इस समस्या का कोई हल भी प्रस्तुत नहीं करते, किंतु इसके उपरांत भी वो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वो कहानीकार के रूप में इन कहानियों से बाहर आए और उनसे बाहर निकले। तो हम कुल मिलाकर देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी इस सामान्य सी कहानी के माध्यम से किस प्रकार से बहुत सीमित पात्रों के माध्यम से, सीमित कथा वस्तु के माध्यम से एक उत्कृष्ट फलक कहानी की हमारे सामने प्रस्तुत की है, और समाज के हर उस वर्ग का जो इस कहानी का हिस्सा है, जो इस कहानी को कहीं न कहीं जीने के लिए विवश है, उसको व्यक्त करने का, उस चरित्र को पाठकों के सामने लाने का प्रयत्न किया है। यही मुंशी प्रेमचंद को एक विराट कहानीकार बनाता है, जो उनकी कहानी के पात्रों के साथ स्वयं भी विचरण करने लगता है। पाठक कहीं न कहीं से इन पात्रों के साथ स्वयं को भी खड़ा हुआ महसूस करता है, और उनकी संवेदनाओं को अपने जीवन की संवेदनाओं से जोड़कर ही पढ़ता है। ये केवल कहानी नहीं हो जाती है, कहानी के इसमें केवल पात्र हमें नहीं दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन, हमारे आस-पास का, हमारे परिवेश का या हमारे समाज का वह यथार्थ रूप ही इस कहानी के माध्यम से, कहानी के पात्रों के माध्यम से व्यक्त होता हो। एक बड़े कहानीकार का, एक बड़े रचनाकार की यही बड़ी विशेषता है
कि वो उसकी कहानी हमें कपोल कल्पित नहीं लगती है। केवल कोई पाठक उन कहानियों को कहानी के लिए, मनोरंजन के लिए उनको नहीं पढ़ता है, अपितु उन कहानियों को पढ़कर वो कहीं न कहीं एक परिवर्तन लाने की आकांक्षा रखने लगता है। एक एक परिवर्तन अपने आस-पास, अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने देश काल परिस्थिति में को परिवर्तित करके लाना चाहता है, ताकि समाज में हर व्यक्ति अन्यान्य रूपों में जो शोषित है या जो शोषण का शिकार है या जिसका शोषण हो रहा है, उससे निजात पा सके। कहानियाँ केवल इस उद्देश्य से नहीं लिखी जाती हैं कि उससे उसे पढ़कर कोई पाठक अपना वक़्त ज़ाया करे, अपना वक़्त बिताए या मनोरंजन करे, अपितु कहानियों का जो मुख्य उद्देश्य है, वो समाज को एक सही दिशा देना, समाज के उस व्यक्ति को जगाना भी है, जो कहीं न कहीं असंवेदनशील होकर के उन तमाम परिस्थितियों की अनदेखी कर देता है, उन तमाम लोगों का अनदेखी कर देता है, जो हमारे समाज का ही हिस्सा हैं। इसलिए समाज के हर वर्ग के, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए, समाज में समरसता लाने के लिए इन कहानीकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनमें से पूस की रात अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता या महत्व रखती है, जो निश्चित रूप से एक कालजयी कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। इसी के साथ मैं बीएच डीएलए 138 के हिंदी साहित्य विविध विधाओं के इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूँ। इसकी अगली श्रृंखला में हम साहित्य की अन्य दूसरी विधाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें व्यंग्य, निबंध, आत्मकथा इत्यादि होगा। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।